हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे, ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। विस्कोसिटी को डिफ़ाइन करने से पहले आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होती है, तभी आप इसको ईजिली डिफ़ाइन कर पाएंगे। आपने अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे लिक्विड्स देखे होंगे, उनमें से हम सबसे सिंपल लिक्विड्स के एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड्स लाइक वाटर आप सबने देखा है, हनी शहद ये भी आप सबने देखा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों लिक्विड्स को फ्लो करवाते हैं, अगर आप इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे कि वाटर जो है वो रैपिडली फ्लो कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ हनी, और जो शहद हनी है वो काफ़ी स्लोली मूव कर रहा है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में जो भी गैसेस एंड लिक्विड्स जो हैं इनको हम मान के चलते हैं कि लेयर्स की फॉर्म में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई एयर मूव कर रही है या कोई लिक्विड की बात कर रहे हैं। मैं एयर और लिक्विड दोनों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विस्कोसिटी जो है दिस इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ पोजेस्ड बाय बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। ये गैसेस में भी होती है एंड लिक्विड्स में भी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड्स के एग्जांपल मैंने इसलिए लिए है क्योंकि आप इनको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, आपने अपने डेली लाइफ में इनके साथ डील किया है, ठीक है। तो सपोज़ आप लिक्विड सपोज करो या फिर गैस सपोज कर लो, लेयर्स में मूव कर रही है। सपोज़ ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर हो जाएगी एयर और लिक्विड की, सपोज ये थर्ड लेयर, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स की फॉर्म में है एंड सो ऑन, ठीक है। अब सपोज फर्स्ट लेयर जो है वो मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से, सेकंड लेयर मूव कर रही है v2 वेलोसिटी से, थर्ड लेयर मूव कर रही है v3 वेलोसिटी से, एंड फोर्थ लेयर विथ v4 वेलोसिटी से एंड सो ऑन। अब अगर हम इन लेयर्स की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि v1 जो फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी है वो इन सब में लीस्ट है। जैसे जैसे सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, लेयर्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। v2 इज़ ग्रेटर देन v1 एंड v3 फर्दर इज़ ग्रेटर देन v2 एंड v4 इज़ ग्रेटर देन v3, ठीक है। अब यहाँ पर लीस्ट क्यों है v1? क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है ये इसको फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट लेयर जो है इसकी वेलोसिटी सबसे कम है। अब क्या है आगे, इसमें जो सेकंड लेयर है इसकी वेलोसिटी v2 जो कि ग्रेटर देन है v1 से बट लेस देन है v3 से। तो ऐसा क्यों है? अगर जो भी ये गैस या लिक्विड हम मान रहे हैं इनकी लेयर्स में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होना चाहिए था, v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4, वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लिक्विड्स और गैस की ये लेयर्स हैं ये आपस में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन, ठीक है। मीन्स इसकी फ्लूइडिटी को ये कम करने की कोशिश कर रही है, रेजिस्ट कर रही हैं। तो इसी इंटरनल फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब वाटर जो है जो रैपिडली मूव करता है, हनी जो है स्लोली मूव करता है, इट मीन्स वाटर जो है इसकी विस्कोसिटी कम है इन कंपैरिजन टू हनी। हम ये भी कह सकते हैं कि हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। तो सिंपली हम विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम द internal resistance to the flow possessed by a liquid is called viscosity, ठीक है। हमने यही डिस्कस किया अभी कि लिक्विड और गैस लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेयर्स की फॉर्म में मूव करते हैं तो इनके जो लेयर्स हैं वो आपस में भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही हैं एक दूसरे पे, जिनकी वजह से उनकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मीन्स
ओपोज टू फ्लूइडिटी, उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे। तो ये सिंपल से सिंपल डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक इट मे बी डिफाइंड एज द रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मीन्स ओपोजिंग फोर्स, exerted by the molecules of one layer over the molecules of another layer due to internal friction। हमने यही स्टडी किया अभी, ठीक है। और भी डेफिनेशन दे सकते हैं हम। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट वन पार्ट ऑफ ए लिक्विड ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। व्हेन द फ्लो इज इन पैरेलल प्लेन्स इट इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो, जैसे कि ये है फ्लो, हमने अभी भी ड्रॉ किया था। एंड व्हेन द फ्लो इज नॉट इन पैरेलल प्लेन्स देन इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। पैरेलल प्लेन्स में है अगर फ्लो तो हम उसको कहेंगे लैमिनर फ्लो, और पैरेलल प्लेन्स में नहीं है तो हम कहेंगे उसको टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब कोई भी दो लेयर कंसीडर करते हैं हम, हैविंग वेलोसिटी डिफरेंस dv एंड डिस्टेंस dx एंड एरिया ऑफ ईच पैरेलल लेयर a। So we can write in order to maintain a steady velocity difference dv, ठीक है, between any two parallel layers each of having area a, जैसे ये two parallel layers हैं, इनका एरिया क्या होगा a and separated by a definite distance dx, dx हमने इनकी डिस्टेंस जो है वो सपोज कर ली है। देन इनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, this force will be directly proportional to area of the layers and dv by dx, ठीक है। dv क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस, dx क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। और इस कंप्लीट को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर एक और पैरामीटर आ जाएगा ईटा इंटू ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ईटा क्या है यहाँ पर, ईटा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये तो आगे हमारी फोर्स अप्लाइड। अब देखो सपोज हम सभी पैरामीटर्स को अगर यूनिट पुट कर देते हैं, ठीक है, जैसे एरिया जो है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी डिफरेंस जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर अगर पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, F इज इक्वल टू ईटा, ये 1 सब 1 पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम, सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम डायंस में लेते हैं, इन डायंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड between two parallel layers 1 centimeter apart and each having an area of 1 square centimeter। हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हमें इतना वेलोसिटी डिफरेंस रखना हो, इतनी डिस्टेंस हो दोनों लेयर्स में एंड एरिया इतना हो, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो फोर्स अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, यहाँ से हम यूनिट्स भी डिराइव कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के यूनिट्स निकालने हैं हमें, डिराइव करने हैं, तो इसको क्या है इस तरफ ले आएंगे हम, ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू डी एक्स बाई डी वी, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम सीजे सिस्टम में डिराइव करते हैं यूनिट्स, तो फोर्स को किस में लेंगे, डायंस में, एंड एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर और डिस्टेंस सेंटीमीटर एंड वेलोसिटी
सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पुट कर देते हैं इसको हम। ईटा विल बी इक्वल टू डायंस पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये ईटा की जो यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास डायंस सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब 1 डायंस सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है वो 1 पोइस के इक्वल होता है, एंड 1 पोइस इज ए वेरी बिग यूनिट, सो जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ कौन से यूनिट्स करते हैं? गैसेस के लिए हम जनरली माइक्रो पोइस यूज़ करते हैं, जो इक्वल होता है विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 पोइस। ठीक है, एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीपोइस। 1 सेंटीपोइस इज इक्वल टू 10⁻2 पोइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फर्दर हम अब स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करने के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हो और वो किससे रिलेट कर रहा हो? ऐसे पैरामीटर से जो गैसेस को डिफाइन कर सकते हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास एक इक्वेशन है, ईटा इज इक्वल टू 1/3 मास इंटू एवरेज वेलोसिटी बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वेयर। जैसे मैंने अभी बोला भी है, m क्या है? मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, v इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, एंड सिग्मा इज मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ के ईटा जो है ये सब तो कांस्टेंट हो गए। ईटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, बट मास हमें पता है, मास जो है ईटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। देन एवरेज वेलोसिटी के, और इसके बाद अगर हम देखें इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वेयर। अब चलिए डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट मास के ऊपर कोई इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पे भी कोई खास इफेक्ट नहीं होता है एट लो प्रेशर्स, एंड जो डायमीटर है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो डायमीटर में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे एट लो प्रेशर्स। सो वी कैन से एट लोअर प्रेशर देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. So we can say as gas molecules are incompressible, so sigma does not change with pressure. Mass and average velocity also independent of pressure. So coefficient of viscosity is almost independent of pressure only at low pressures. But high pressures पे, higher pressures पे ये affect कर सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए भी जैसे देखो हमने ये पैरामीटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डायमीटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट आएगा तो किस पर आएगा? सिर्फ वेलोसिटी पर, एवरेज वेलोसिटी पर, है ना। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज ईटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो होता है ये, एवरेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, इट मीन्स ईटा का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा? ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर। बट एक्चुअल में जो ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली, वो ये पाया गया है कि इस रिलेशन के कंपैरिजन में मोर रैपिडली वेरी करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। इट मीन्स इसका ये रिलेशन नहीं होना चाहिए, कुछ अलग ही रिलेशन होगा, जो कि बाद में दिया सदरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है, सदरलैंड ने इक्वेशन दी थी ये, ईटा इज इक्वल टू ईटा नोट इंटू √T बाय 1 प्लस C बाय T। ठीक है, इसमें ईटा नोट एंड C दीज आर द कॉन्स्टेंट्स फॉर गैस, और C को हम यहाँ पर सदरलैंड्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स के लिए भी हम स्टडी कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है,
एज वी नो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल। सो एट लो प्रेशर विस्कोसिटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, ठीक है, बट हायर प्रेशर पे क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी हायर प्रेशर्स पे, लो प्रेशर्स पे कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है कि जो लिक्विड्स हम स्टडी कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनमें वेकेंट स्पेस कितना है। जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं वो वेकेंट स्पेस जो है अगर फिल हो सकता है तो उस केस में क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एट लो प्रेशर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट बट एट हायर प्रेशर्स विस्कोसिटी में इंक्रीज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे हमने अभी भी देखा था, टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो, मॉलिक्यूल जो है वो फास्टर मूव करेंगे, मीन्स लिक्विड जो है उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी, है ना, मूव फास्टर, ये फास्टर मूव करेगा, फ्लूइडिटी इंक्रीज हो रही है, देन इट मीन्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो फास्टर मूव करेगा, फास्टर मूव करेगा तो विस्कोसिटी क्या है, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। अब कितनी डिक्रीज करेगी ये डिक्रीज होती है अबाउट 2%, अबाउट 2% पर डिग्री राइज, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। मीन्स 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 2% जो है विस्कोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके लिए काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, बट उनमें जो बेस्ट इक्वेशन है वो है आर्हेनियस इक्वेशन, जो आर्हेनियस ने दी थी, ईटा इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर e बाय आर टी। यहाँ पर ए एंड आर क्या है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स फॉर द लिक्विड एंड E इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस, जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं, E बाय आर टी, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देती हूँ, लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस E बाय आर इंटू 1/t, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log ईटा एंड 1/t के बीच में, तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा इस तरह से, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1/t एंड वाई एक्सिस पे log ईटा, ठीक है। इसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल आएगा, फिर स्लोप विल बी इक्वल टू E बाय आर, एंड इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू log ए, ठीक है। ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि विस्कोसिटी को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। एक तो हम उसके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन जिसमें हमने पोइसनली पैरामीटर्स लिए हैं एंड उनको रिलेट किया है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। ये है हमारे पास ईटा इज इक्वल टू पाई पी आर रेज टू पावर 4 टी बाय 8VL। पी यहाँ पर क्या है, प्रेशर अंडर विच द लिक्विड इज फ्लोइंग। आर इज़ द रेडियस ऑफ वेसल और कैपिलरी, जो भी कंटेनर जिस भी कैपिलरी के थ्रू जो है फ्लो कर रहा है वाटर उसका रेडियस। टी इज़ द टाइम ऑफ फ्लो। वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी और वेसल, लेंथ ऑफ द वेसल। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स डिटरमाइन करने पड़ रहे हैं, प्रेशर, रेडियस, टाइम, वॉल्यूम एंड लेंथ। बट विदाउट इसके भी हम विस्कोसिटी मेज़र कर सकते हैं, रिलेटिव विस्कोसिटी, जो कि ईजियर मेथड है इससे। रिलेटिव विस्कोसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए रेफरेंस लिक्विड, मतलब हमें एक ऐसा किसी अदर लिक्विड से रिलेट करके हमें विस्कोसिटी निकालनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी रेफरेंस हम ऐसा लिक्विड ले लेंगे जिसकी विस्कोसिटी हमें नोन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम वाटर एज ए रेफरेंस लिक्विड ले लेते हैं, वाटर एज ए रेफरेंस लिक्विड। ठीक है, अब कोई भी फ्लूइड लिक्विड जब विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर फ्लो कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ फ्लोइंग अंडर इट्स ओन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन दैट केस पी विल बी, जब कोई भी लिक्विड फ्लोइंग अंडर when a liquid is flowing under its own hydrostatic pressure then P will be equal to HdG। यहाँ पर H क्या है, H is the height of the liquid column, D is the density of the liquid and G is the acceleration due to gravity। ठीक है, अब अगर इस प्रेशर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में, ईटा इज इक्वल टू पी पाई HdG R raised to power 4 T by 8VL। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया रिलेटिव विस्कोसिटी हम निकाल रहे हैं, तो रिलेटिव विस्कोसिटी में एक हमने नॉन कंपाउंड ले लिया है, सपोज वाटर लिया है हमने यहाँ पर, इसके लिए हम ईटा 2 ले लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, ईटा 2 इज इक्वल टू पाई HdG R raised to power 4 T by 8VL। अब जो भी कैपिलरी, जो भी कंटेनर हम वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं वही सेम हम यूज़ करेंगे जिस भी एक्सपेरिमेंटल लिक्विड की, जिस भी लिक्विड की हमें डिटरमाइन करनी है विस्कोसिटी। सपोज उसके लिए हम ले लेते हैं ईटा 1। ठीक है, सेम इक्वेशन लिखेंगे, पाई HdG R raised to power 4 T by 8VL। अब देखो सेम कंटेनर ले रहे हैं, सेम हाइट ले रहे हैं, तो VL ये सेम होगा। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट करने के लिए इसको मार्क लेते हैं D2 D1। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो है दोनों लिक्विड्स की डिफरेंट होगी। अब टाइम ऑफ फ्लो करने का टाइम भी डिफरेंट होगा क्योंकि विस्कोसिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट लिक्विड हैं तो इनको भी हम डिफरेंट मार्क कर लेते हैं 2 और इसके लिए 1। हाइट हम सेम ले रहे हैं, पाई कांस्टेंट जो है वो भी सेम रहेगा, रेडियस भी वेसल का सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हम सेम ही वेसल में ले रहे हैं, सेम हाइट ले रहे हैं, सेम लेंथ ले रहे हैं, सेम वॉल्यूम ले रहे हैं लिक्विड की। दिस मीन्स अगर हम इक्वेशन को
इफ़ इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें और इसको 3 अस्यूम कर लेते हैं। ईटा 2 हमने वाटर के लिए कंसीडर किया है, ईटा 1 हमने एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के लिए कंसीडर किया है। आप कोई से भी इक्वेशन को किसी से भी डिवाइड कर सकते हो 3 से 2 को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। मीन्स ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाकी सारे पैरामीटर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है। हमारे पास जो बच जाएगा वो है ईटा 1 बाय ईटा 2 इज इक्वल टू D1 T1 डिवाइडेड बाय D2 T2। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो ये तो हमने इससे रिलेट करके बताया कि ये हमारा जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है रिलेटिव विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए, ये इसी इक्वेशन से हमने डिराइव किया है। आप डायरेक्टली इसको रिमेंबर कर सकते हो और इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है क्योंकि ये कंपल्शन नहीं है कि आप ईटा 1 एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के लिए कंसीडर कर रहे हो या फिर वाटर के लिए कंसीडर कर रहे हो। आप दोनों में से किसी के लिए भी कंसीडर कर सकते हो और फिर किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके ऊपर यहाँ पर 1 वाली पैरामीटर लिखा है तो इस तरफ इसके सामने 1 वाले पैरामीटर्स ही होंगे, ठीक है। मीन्स अगर आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लिक्विड का पैरामीटर यूज़ करें तो इसके सामने इक्वेशन में जो अबव वाला पोर्शन होगा वो आपका एक्सपेरिमेंटल लिक्विड वाला ही होगा, ठीक है। तो इट मीन्स रिलेटिव विस्कोसिटी निकालना काफ़ी ईजियर मेथड है बिकॉज इसमें लेस पैरामीटर्स हमें मेजरमेंट करनी पड़ रही है, लेस पैरामीटर्स की, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स की मेजरमेंट करनी पड़ रही है। अब फर्दर रिलेटिव विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं विस्कोमीटर, और सिंपलेस्ट जो एपरेटस है विस्कोसिटी रिलेटिव विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए वो ओस्टवाल्ड ने दिया था और उसको हम ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से हम कैसे मेज़र कर सकते हैं विस्कोसिटी को, लेट्स सी। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर हमारा कुछ इस तरह का होता है, इसमें 2 बल्ब होते हैं, 1 स्मॉल 1 2 कैपिलरी होती है बीच में, और इससे हम रिलेटिव विस्कोसिटी किस तरह से मेज़र कर सकते हैं चलिए देखते हैं। प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है द एपरेटस इज़ फर्स्ट वॉश्ड विद क्रोमिक एसिड। वैसे ये आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है बट आपके थ्योरी के सिलेबस में भी है तो आपको ये प्रोसीजर भी इसका करना है। Apparatus is first washed with chromic acid and then thoroughly with water. It is then clamped vertically and a rubber tube is attached to the end A. आपको इसको सबसे पहले क्लीन करना है क्रोमिक एसिड के साथ, देन वाटर के साथ, ठीक है। फिर हम इसको क्लैम्प करते हैं स्टैंड के साथ एंड यहाँ पर एक रबर ट्यूब जो है वो पिंच कोक के साथ अटैच करते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल में किया होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप इसके बाद ए डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ डिस्टिल वाटर ले रहे हैं हम, डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बल्ब सी बल्ब में हमें यहाँ से डिस्टिल वाटर ऐड करना है, ठीक है। कितना ऐड करेंगे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड शुड बी मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फिल द बल्ब बी। इतना वाटर होना चाहिए कि बल्ब बी को फिल करने के बाद एक्स्ट्रा वाटर हमारे पास बचे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थ्रू द रबर ट्यूब अटैच्ड टू द एंड ए डिस्टिल वाटर इज सक्ड अप इनटू द बल्ब बी। हमने यहाँ से वाटर ऐड कर दिया इसमें, अब यहाँ पर जो हमारी रबर ट्यूब लगी होगी उससे हम सक करके वाटर को यहाँ तक लेके आएंगे, इस एम मार्क से ऊपर तक लेके आएंगे, ठीक है। लिखा भी है यहाँ पे डिस्टिल वाटर इज सक्ड अप इनटू द बल्ब बी सो दैट द लेवल ऑफ वाटर इज लिटिल अबव द मार्क एम। एम से ऊपर हम इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि जैसे ये जब ये डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो यहाँ से हम इजीली टाइम नोट कर सकें। डाउनवर्ड फ्लो करेगा, वाटर इज देन अलाउड टू फ्लो बैक एंड टाइम टेकन फॉर द वाटर फ्रॉम द मार्क एम टू एम डैश इज नोटेड। हमें यहाँ से एम से लेके एम डैश यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड को फ्लो करने में कितना टाइम लगा है वो हम टाइम नोट करेंगे। फर्स्ट टाइम हम नोट कर लेंगे
वाटर का ले रहे हैं एज ए रेफरेंस, ठीक है। फिर कंप्लीट प्रोसीजर जो है हम एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के लिए रिपीट करेंगे। इसको हम खाली कर लेंगे, एम्प्टी कर लेंगे, फिर इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल लिक्विड डालेंगे यहीं से और फिर इसको सक करेंगे m से ज़्यादा, फिर m से लेके m' तक ये खाली होगा। ये टाइम हमें नोट करना है। डेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमने अभी जो फॉर्मूला किया था η1/η2 इज इक्वल टू d1 इंटू T1 बाई D2 इंटू T2, ठीक है। इसमें हमने अभी देखा था D1 एंड T1 वन वाले पैरामीटर्स किसके लिए हमने कंसिडर कर रखे हैं, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड के लिए, और 2 वाले रेफरेंस लिक्विड के लिए। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लो आ गया। ओस्टवॉल्ड विस्कोमीटर को यूज़ करके हमने टाइम ऑफ फ्लो फॉर बोथ लिक्विड्स डिटरमाइन कर लिया। डेंसिटीज़ कैलकुलेट करेंगे हम, देन इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और हमारे पास ईजीली हम η1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। η1 इज इक्वल टू D1 इंटू T1 बाई D2 इंटू T2 इंटू η2, ठीक है। ये रेफरेंस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ये हमें पता होगा। बाकी वैल्यूज़ हम पुट करके इजीली जो है एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, किसी भी लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।